नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एरो इंडिया 2025 और 5th जनरेशन फाइटर जेट की तरफ से है। रशिया की तरफ से पहले से बात अनाउंस किया जा चुका है कि वो 2025 की एरो इंडिया शो के दौरान अपनी Su-57E फाइटर जेट को डिस्प्ले करने वाली, जिसमें स्टैटिक और एयर शो दोनों शामिल हैं। इसके अलावा अभी ये भी पता चला है कि रशिया की तरफ से अभी अपनी Su-75 चेकमेट फाइटर जेट को भी एरो इंडिया शो के दौरान डिस्प्ले करने का फैसला किया गया है, लेकिन इसको सिर्फ स्टैटिक डिस्प्ले में डिस्प्ले किया जाएगा। ये दोनों ही एयरक्राफ्ट अभी रशिया की तरफ से भारत को ऑफर किए जा रहे हैं और रशिया ने खुलकर प्रपोजल दिया है कि वो भारत में Su-75 चेकमेट के लिए एक प्रोडक्शन लाइन को स्थापित करना चाहते हैं। ये प्रपोजल इंडिया की मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल मैन्युफैक्चरिंग की सुविधा दिया जाएगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स और भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट एम्बिशंस के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। रशिया अभी भारत को Su-75 की पहली एक्सपोर्ट कस्टमर के रूप में ही देख रहा है और अभी भारत में ही Su-75 को लॉन्च करने का प्लान किया जा रहा है। रोस्टेक, जो कि रशिया की स्टेट कॉर्पोरेशन और इस प्रोजेक्ट को देखरेख कर रही है, एग्रेसिवली अर्जेंटीना, इंडिया, वियतनाम और ईरान को Su-75 को एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये सभी देश स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और अफ्रीका के कुछ नेशन भी हैं जो कि इस एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। Su-75 अभी तक डेवलपमेंट के फेज में और इसमें रशिया को काफी सारे डिलेज और टेक्निकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है और इसी वजह से रशिया सबसे पहले इसको भारत को एक्सपोर्ट करना चाहता है, क्योंकि अगर इसे भारत अडॉप्ट करता है और खरीदता है तो उसके बाद पूरे ग्लोबल लेवल में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने की उम्मीद किया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका प्राइस होने वाला है, जो कि वर्तमान की 4.5 जनरेशन फाइटर जेट के मुकाबले भी काफी कम होने वाला है और बजट के हिसाब से सबसे सस्ता 5th जनरेशन फाइटर जेट होने वाला है, जिसको बल्क में ऑपरेट किया जा सकता है और इसी वजह से रशिया को लगता है कि भारत के लिए एक सुइटेबल प्लेटफॉर्म बन सकता है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी हम इंडियन नेवी की एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बात करने वाले हैं। इंडियन नेवी की तरफ से अपनी तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर के प्लान को ऑफिशियली ड्रॉप कर दिया गया और अभी पूरी तरह से अपना फोकस सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर को यानी कि IC-2 के डेवलपमेंट पर शिफ्ट किया जा रहा है, जो कि आगे चल के INS विक्रमादित्य को रिप्लेस करने वाला है। यह फैसला नेवी के ऑपरेशन स्ट्रक्चर को 2 कैरियर फोर्स तक ही सीमित रखने वाला है, जिससे भारत की नेवल कैपेबिलिटीज और स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज को लेकर अभी डिस्कशन होना शुरू हो चुका है। गवर्नमेंट की तरफ से नेवी के पुराने प्रपोजल को ओवररूल कर दिया गया, जिसमें 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को एक साथ ऑपरेट करने की बात की गई थी। नेवी का मानना था कि एक टाइम पर एक कैरियर मेंटेनेंस में रहेगा, तो 3 कैरियर होने से अरबियन सी में और बे ऑफ बंगाल में 2-2 कैरियर ग्रुप को ऑपरेट किया जा सकेगा, लेकिन अब इस प्लान को ऑफिशियली रिजेक्ट कर दिया गया। INS विक्रमादित्य, जो कि 2013 में इंडियन नेवी में शामिल किया गया था, इसका ऑपरेशन लाइफ 25 साल के आसपास है। इसका मतलब ये कि 2038 के आसपास इसको रिटायर करना पड़ सकता है और अभी नेवी इसको रिप्लेस करने के लिए IC-2 का डेवलपमेंट करने वाली है। लेकिन अब IC-2 फ्लीट की स्ट्रेंथ को बढ़ाने की जगह पर सिर्फ एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पिछले नेवी चीफ एडमिरल R हरि कुमार जी ने कहा था कि IC-2 विक्रांत क्लास का एक सिस्टर वेसल होने वाला है, यानी 45,000 टन का एक एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, जो प्रूवन टेक्नोलॉजी और कॉस्ट एफिशिएंसी पर फोकस करके डेवलप किया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा। लेकिन अब जब IC-2 का प्रोडक्शन 2030 के आसपास स्टार्ट होने की उम्मीद किया जा रहा है, तो नेवी एक बार फिर से अपने पहले वाले डिमांड की तरफ शिफ्ट हो सकता है, जो कि एक 65,000 टन क्लास की एयरक्राफ्ट कैरियर हो सकता है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम और एडवांस अरेस्टर गियर टेक्नोलॉजी जैसे मॉडर्न फीचर शामिल होने वाले हैं। अगला अपडेट MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की तरफ से। यूएस डिफेंस फर्म जनरल एटॉमिक की तरफ से तुरंत ही एक्शन लेते हुए नए MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन को इंडियन नेवी को सप्लाई कर दिया गया, जो कि पिछले साल 18 सितंबर को बे ऑफ बंगाल में क्रैश हो गया था। ये इंसिडेंट एक पावर फेलियर की वजह से हुआ था, जिसके बाद ड्रोन को अनयूजेबल डिक्लेयर करके राइट ऑफ कर दिया गया था। टेक्निकल रिपोर्ट के मुताबिक पावर फेलियर की वजह से ड्रोन को मिड फ्लाइट में रीसेट करना इम्पॉसिबल हो गया था। इस वजह से नेवी ने ड्रोन को एक कंट्रोल डिचिंग मेथड का इस्तेमाल करके चेन्नई के कोस्ट के आसपास एक डेजिग्नेटेड स्पॉट पर सेफली लैंड कर दिया गया था। ये ड्रोन एक रूटीन सर्वेलेंस मिशन पर था और नेवी के ट्रेंड ऑपरेटर्स ने इंश्योर किया था कि क्रैश होने के बजाय उसे कंट्रोल डिचिंग के मेथड से सी में आराम से लैंड कराया जाएगा। इंडियन नेवी की तरफ से 2020 में जनरल एटॉमिक के साथ एक लीज एग्रीमेंट को साइन किया गया था, जिसमें 2 MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन को ऑपरेट करने
करने की बात की गई थी। ये ड्रोन्स इंडियन ओशन रीजन में कॉम्प्रिहेंसिव सर्वेलेंस ऑपरेशन को एनहांस कर रहे थे, लेकिन क्रैश होने की वजह से हमारे पास एक ही ड्रोन बचा हुआ था। MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन्स तमिलनाडु के नेवल एयरफोर्स स्टेशन रजाली से ऑपरेट कर रहे थे, जहां से इंडियन नेवी के इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत बना रहे थे। और अभी जल्दी ही क्रैश हुए ड्रोन को रिप्लेस करके जनरल एटॉमिक्स और यूएस की तरफ से भी अपनी सिंसियरिटी को दिखाया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से है। स्पुतनिक इंडिया के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक भारत को 2025 के एंड तक अपना चौथा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइल सिस्टम को डिलीवर कर दिया जाएगा। भारत ने 2018 में रशिया के साथ एक एग्रीमेंट को साइन किया था, जिसमें टोटल 5 S-400 स्क्वाड्रन को खरीदने की बात की गई थी। इस डील की टोटल कॉस्ट लगभग $5.43 बिलियन था, लेकिन डिलीवरी शेड्यूल रशिया और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से और इंटरनेशनल सैंक्शन की वजह से काफी डिले हो चुका है। फिर भी रशिया की तरफ से सप्लाई को कंप्लीट करने के लिए भरपूर कोशिश किया जा रहा है। अब तक भारत ने अपने पहले 3 स्क्वाड्रन को पाकिस्तान और चाइना के सेंसिटिव बॉर्डर एरिया पर डिप्लॉय कर रखा है, जहां ये सिस्टम पोटेंशियल एरियल थ्रेट को डिटेक्ट करने में काफी क्रूशियल रोल को प्ले करने वाला है। चौथा स्क्वाड्रन मिलने के बाद इंडिया की स्ट्रेटेजिक डिफेंस पोस्चर और भी मजबूत होने वाला है, और कुल मिलाकर S-400 सिस्टम की डिलीवरी डिले होने के बावजूद भी भारत के एयर डिफेंस सिस्टम कैपेबिलिटीज धीरे धीरे इंप्रूव करता हुआ नजर आ रहा है। अगला अपडेट तेजस की तरफ से। DRDO ने प्राउडली बात अनाउंस किया है कि तेजस का रडार क्रॉस सेक्शन अपने सेगमेंट में सबसे कम होने वाला है, जो इसका एक मेजर स्टेल्थ एडवांटेजेस होने वाला है। और ये अचीवमेंट तेजस के डिजाइन में लार्ज स्केल कंपोजिट मेटल का इस्तेमाल करने की वजह से पॉसिबल हो पाया। DRDO के मुताबिक LCA तेजस की एयरफ्रेम में 45% कंपोजिट मेटल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इसे लाइटवेट बनाने के साथ साथ स्टेल्थियर भी बनाते हैं। सबसे खास बात यह कि एयरक्राफ्ट के लगभग 90% विजुअल सरफेस एरिया के ऊपर कंपोजिट मेटल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो रडार रिफ्लेक्टिविटी को काफी हद तक रिड्यूस कर देते हैं। इस वजह से तेजस को एनिमी रडार सिस्टम से डिटेक्ट करना काफी मुश्किल होने वाला है, जो एक मॉडर्न एरियल कॉम्बैट सिनेरियो में एक टैक्टिकल एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है। अगर बाकी कंटेम्पररी फाइटर जेट की बात करें तो उनमें मेटेलिक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिफ्लेक्शन को काफी इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन तेजस की कंपोजिट एयरफ्रेम होने की वजह से इस मामले में उनके मुकाबले काफी सुपीरियर माना जाता है, क्योंकि कंपोजिट नेचुरली रडार सिग्नल को कम रिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब बिना डेडिकेटेड स्टेल्थ फाइटर जेट होने के बावजूद भी तेजस अपनी क्लास में दूसरे फाइटर जेट के मुकाबले ज्यादा स्टेल्थियर होने वाला है। स्टेल्थ एडवांटेजेस होने के अलावा कंपोजिट मेटल एयरक्राफ्ट को और भी कई बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। ये एयरक्राफ्ट को लाइटवेट बनाते हैं, जिसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी, रेंज और मैन्युअरेबिलिटी काफी इंप्रूव होता है। साथ ही कोरोजन रेजिस्टेंस होते हैं, जिस वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी रिड्यूस हो जाता है। DRDO के मुताबिक अभी उन्होंने इस तरह के कंपोजिट मटेरियल की टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर लिया है, जो कि सिर्फ तेजस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आगे चल के फ्यूचर डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।